अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 जो कि लेक्चर 3 है आज हमारा, उसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। और इवन पास पेपर में तो हमने ये डिस्कस नहीं किए, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस लिहाज से कि आगे के पेपर्स में आ सकते हैं ये टॉपिक्स। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द स्लाइड। और आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं, सबसे पहले हम वेट को डिस्कस करेंगे कि वेट क्या होता है, उसके बाद वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, और फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेट। अच्छा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में आपके इस चैप्टर में आपकी बुक में बताया गया, डिस्क्राइब किया गया है, तो हम भी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो इसके पॉइंट्स हैं वो मैंने बुलेट पॉइंट्स में ही इसको लिखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आप इसको इसी तरह भी पेपर में अगर ये डिटेल में पूछना है तो लिख सकते हैं। वैसे चांसेस कम है ये नहीं पूछते इतना डिटेल में, जैसे इसकी डेफिनेशन और यूनिट पूछता है अगर पूछेंगे तो। तो weight is a physical quantity that measures the force exerted on an object due to gravity. ग्रेविटी की वजह से एक ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगती है उसको हम वेट कहते हैं। वेट बेसिकली एक फोर्स है। और वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है वेट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेट है इसको मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूँ, W इक्वल टू एम जी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेट है वो इक्वल है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेट इज कॉमनली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के ही यूनिट में, क्योंकि वेट एक फोर्स है तो फोर्स के ही यूनिट में से मेजर करते हैं, जैसे न्यूटन। और डायरेक्शन जैसे मैंने बताई, इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल उसके सेंटर में होती है। तो हम डाउनवर्ड्स अर्थ पे हम कभी भी कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस ऑन द सरफेस ही आती है। वेट डिपेंड्स ऑन द mass ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द ग्रेटर द mass द ग्रेटर द वेट। जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का mass होगा उतना ही ज्यादा उसका वेट होगा। वेट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। लोकेशन के हिसाब से जो वेट है वो वेरी कर सकता है। कैसे वेरी करेगा? क्योंकि वेट की जो कंडीशन है, प्रोपोर्शनल जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, एक मास है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मास तो एक ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा, उसको आप किसी भी लोकेशन में ले जाएं, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 2 में इसी चैप्टर के पढ़ा था कि वेरिएशन ऑफ जी, जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है। जब ज्यादा हम हाइट पे जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं तो वेरिएशन आता है जी की वैल्यू में, जिसकी वजह से वेट में भी वेरिएशन आता है। तो weight can vary depending on the location within a gravitational field. It is stronger near massive objects. Massive objects के करीब weight massive होता है, ज्यादा होता है। और weaker at high altitudes। जितना हम height पे जाते रहेंगे, altitude पे जाते रहेंगे, उतना हमारा weight भी कम होता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। तो वेटलेसनेस बेसिकली आपने इस तरह की वीडियोस देखी होंगी, जैसे एक पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पे कि एस्ट्रोनॉट्स सैटेलाइट्स में होते हैं और वो अ, आप यूं समझ लें कि एक तरह से फ्लाई कर रहे होते हैं। उसमें वेटलेसनेस होता है, उनका कोई वेट नहीं होता, कोई ग्रेविटी नहीं होती उसमें। तो इसको समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है, उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, weightlessness in satellites refers to the condition experienced by objects or astronauts inside a satellite where they appear to be in a state of apparent weightlessness। मतलब वो ऐसी स्टेट में होते हैं कि उनके अंदर कोई वेट ही नहीं है, वेटलेस है सैटेलाइट्स के अंदर। जिस तरह मैंने जिक्र किया, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा। Weightlessness in satellite is a result of free fall motion of satellites around the earth। अराउंड द अर्थ जो सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि वो किसी तारों से तो अर्थ से जुड़ी भी नहीं होती, वो फ्री फॉल मोशन में होती हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो यहाँ एक एग्जांपल है, कंसीडर अ केस ऑफ वेट ऑफ
अ बॉडी इन एन एलिवेटर, एक एलिवेटर या लिफ्ट में एक बॉडी है जिसका कुछ वेट है. Suppose that a block is suspended from a spring balance by means of a thread attached to the ceiling of elevator. ये एक डायग्राम शो हो रही है आपको. इस तरह से एक एलिवेटर में ये ब्लॉक रखा हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच है, जो कि स्प्रिंग बैलेंस है. यहाँ इसका वेट कैलकुलेट हो रहा है. तो 3-4 कंडीशंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इस ब्लॉक में वेटलेसनेस कब आएगी. वेटलेसनेस का मतलब है जब इसका वेट 0 हो जाएगा. वेट क्या है? एक फोर्स है. तो जब इस पे फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट 0 हो जाएगी तब हम कहेंगे कि इसमें वेटलेसनेस आ गई. तो वो कंडीशन कब आएगी? लेट्स सी. जो ए है, केस ए है इसका, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब एलिवेटर रेस्ट में होगी तब इसकी क्या कंडीशन होगी? In this case, the elevator is not accelerating and the block, thread and spring balance are all at rest relative to each other. जब एलिवेटर रेस्ट पर है तो जो ब्लॉक है इसके अंदर और जो जिस थ्रेड से वो अटैच्ड है और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो तीनों चीजें भी रेस्ट में होंगी. तो यहाँ जो उस पर फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी? F इक्वल्स टू एम जी. सिंपल, जो उसका वेट है वही फोर्स लग रही होगी. ये F बेसिकली वेट ही है. वेट एम जी यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो कर रहा है. अच्छा, इसका केस बी देखें आप. व्हेन द एलिवेटर इज असेंडिंग, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है. इन दिस केस द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. अब वो अपवर्ड्स जा रही है जब एलिवेटर. तो जो ब्लॉक है हमारा और थ्रेड और स्प्रिंग बैलेंस आर ऑल सब्जेक्ट टू द सेम एक्सेलरेशन एज द एलिवेटर. तो इन तीनों पे भी एलिवेटर वाली ही एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है. The force experienced by the block is the net force acting on it, which is difference between its weight and the upward force exerted by the spring balance to maintain its position. Spring balance क्योंकि एक thread से connected है जिसमें simple harmonic motion होता है, वो अपनी position पर वापस maintain करने के लिए अपनी position को force लगा रहा है block पर. तो अब जो net force लग रही है उस block पर, हम basically block की force को analyze कर रहे हैं. तो जो उस block पे force लग रही है वो है F इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए. एक तो जी फोर्स लग रही है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ए एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से जो हमारी एलिवेटर है वो अपवर्ड्स जा रही है. इन दोनों को ऐड करके ये फोर्स लग रही है. और नेक्स्ट केस है हमारा केस सी. व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जा रही है तो क्या फोर्स लगेगी? इन दिस केस द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड. The force experienced by the block is again the net force given by, दोबारा से नेट फोर्स जो इस पे लग रही है वही इसकी फोर्स बनेगी. लेकिन अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज है, पहले असेंड कर रही थी, अपवर्ड्स जा रही थी, अब डाउनवर्ड्स जा रही है, डिसेंड कर रही है लिफ्ट. तो F इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस ए. नेट फोर्स इसकी जी माइनस ए बन गई अब. लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि अभी तक F इक्वल्स टू 0 नहीं आया हमारा कहीं पे भी. क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं पे भी फ्री फॉल मोशन नहीं हुआ. अभी ऊपर जा रही है लिफ्ट या नीचे आ रही है, वो कनेक्ट है केबल से, या रेस्ट पर है तब भी कनेक्ट है. कोई फ्री फॉल मोशन कहीं पे भी नहीं है. इफ द केबल ऑफ द एलिवेटर ब्रेक्स, नेक्स्ट केस हमारा है इफ द केबल ऑफ एलिवेटर ब्रेक्स. अगर उसका केबल ब्रेक हो जाता है, द केबल ऑफ एलिवेटर ब्रेक्स, द एलिवेटर एंड एवरीथिंग इनसाइड इट इंक्लूडिंग द ब्लॉक विल बी इन फ्री फॉल. तो जो एलिवेटर है और उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सब फ्री फॉल मोशन में होंगी. द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग बैलेंस विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो सेम एक्सेलरेशन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वही एक्सपीरियंस करेंगे ब्लॉक और स्प्रिंग बैलेंस. तो इस केस में जो ए की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी जी के. तो अगर आप ये वैल्यू ए की वैल्यू जी के इक्वल इस इक्वेशन में, डिसेंडिंग वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी माइनस जी बन जाएगी. तो F इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय 0. तो क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन यहाँ बेसिकली 0 हो गई तो फोर्स भी 0 के इक्वल हो गई, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था हमारा. तो इस तरह से वेटलेसनेस होती है किसी भी बॉडी में जब वो फ्री फॉल मोशन में होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो 0 के इक्वल होती है. मतलब कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही होती है फ्री फॉल मोशन में होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी.
अच्छा, ये भी अगेन एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी बेसिकली स्पेसक्राफ्ट्स में उसमें सैटेलाइट्स में जनरेट की जाती है ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आराम से अपना कम्यूट कर सकें। तो यहाँ कंसीडर अ स्पेसक्राफ्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 चेंबर्स कनेक्टेड बाय टनल ऑफ लेंथ 20 मीटर। ये एक स्पेसक्राफ्ट है, ये डायग्राम आपकी बुक से ही ली गई है। ये 20 मीटर लॉन्ग है और इसमें ये 2 चेंबर्स इस तरह से बने हुए हैं। लेट टाइम इंटरवल फॉर 1 रेवोल्यूशन, जब वो 1 रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट करेगा, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो वो टी के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, इसका फ्रीक्वेंसी हम शो करेंगे न्यू से। न्यू जो ग्रीक लेटर है, जो वी जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा कर्व्ड वी होता है। और रेडियस इसका क्या है, क्योंकि इसकी लेंथ है 20, तो रेडियस इसका हाफ कर देंगे हम, तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर से इसका कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि वी के लिए इसको सॉल्व करेंगे। वी के लिए सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर मतलब वी इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है। वी बेसिकली यहाँ शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। वी से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वी भी नहीं है, बेसिकली न्यू है। मैं न्यू बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं वी बोल रहा हूँ उसको बार बार। और ये यहाँ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है और ये इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 अपॉन टाइम के। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया न्यू स्क्वायर या फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं हम इस इक्वेशन से। तो ये बन जाएगी हमारी 1/2 पाई अंडर रूट ए सी अपॉन आर। अच्छा, अगर हम इसको वी स्क्वायर को करते तो ये किस तरह बनी, इसको जरा देख लें। अगर हम इस न्यू स्क्वायर को इंडिपेंडेंट करते तो हमारा ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में जाता है एसी के साथ और ये आर डिवाइड में जाता। लेकिन हम डायरेक्ट इस v की वैल्यू निकाल रहे हैं या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्क्वायर की नहीं निकाल रहे, तो हमने इन सबको अंडर रूट लिखा और ये अंडर रूट से बाहर आ गया, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर था तो यहाँ 2 पाई बचा। वरना बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब बॉडी फ्री फॉल में होगी, फ्री फॉल मोशन में, तो जैसा हमने पीछे देखा एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी जी के। तो यहाँ एसी की जगह हम जी लिख देंगे, स्मॉल जी। और नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी और इसकी वैल्यू आ गई। इससे ये पता चलता है कि इस पार्टिकुलर डायमेंशन की स्पेसक्राफ्ट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिर्फ इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड देने पड़ेंगे, 0.158 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी निकली पर सेकंड में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पर मिनट में, जो कि निकलेगी 9.5 रेवोल्यूशन, 9.5 रेवोल्यूशन पर मिनट। हर मिनट में 9 और एंड हाफ टाइम्स उसको हम रेवोल्यूशन देंगे, चक्कर देंगे, तो इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। काफी इजी मैथमेटिकल स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप करके कोशिश की गई है समझाने की। अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आपको पता है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप वहाँ आके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अब तक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।